बेटियों को इतना मजबूर मत करो। काव्या, तुम अपने लिए भी तो कुछ ऑर्डर करो। अरे नहीं, मेरा मन अभी नहीं है और डाइटिंग पर भी हूँ आजकल। वैसे भी राहुल मुझे स्लिम देखना चाहता है। तुम लोग खाओ, मैं सिर्फ कॉफ़ी लूँगी, कहकर काव्या चुपचाप कॉफ़ी के सिप लेने लगी। बाकी सब पिज्ज़ा बर्गर के मज़े लेने में व्यस्त थे। मैं काव्या को गौर से देख रही थी। हमेशा उछल कूद और मस्ती पसंद लड़की आज मुझे चुप चुप सी लग रही थी। कई साल से एक स्कूल में साथ रहे हम। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई। हम में से कोई भी उसकी शादी में नहीं जा पाया था। कारण ये था कि शादी के लिए लड़के वालों ने अपने ही शहर बुला लिया था। पहली बार मायके आने की खुशी और अपनी सखियों से मिलने की जो खुशी मैं उसके चेहरे पर तलाश रही थी, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मुझे उसने हमेशा से एक बड़ी बहन का दर्जा दिया। हर बात बताती, अपने मायके की पैसों की तंगी, बहनों का रूखा व्यवहार, पिता का सैलरी के सारे पैसे ले लेना, यहाँ तक कि कितने लड़कों ने शादी के लिए उसे रिजेक्ट किया। सब मैं उसे कई बार बोलती कि क्यों दे देती हो तुम अपनी सारी सैलरी, कुछ तो रखो अपने पास भी। पर उसके लिए परिवार पहले, बाकी सब बाद में। अपने लिए कुछ नहीं बचाने का उसका फैसला उसे कितना भारी पड़ा, ये मुझसे छुपा नहीं। उसकी शादी किन कठिन हालातों में हुई, सोचकर आंसू आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने इंतज़ार के बाद ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया, बेहद प्यार करने वाला। राहुल बहुत ही सुलझा और बहुत ही अच्छा इंसान था। मुझसे जब भी बात होती, आवाज़ की खनक उसके खुश होने का प्रणाम दे देती। एक सुकून सा लगता। पिछले हफ्ते ससुराल से फ़ोन आया उसका, मैं आ रही हूँ दीदी, शादी की पार्टी पेंडिंग है, आती हूँ तो दूंगी सबको। इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा सबसे। काव्या चहक रही थी। कितने कष्ट देखे उसने अपने पिता के घर, फिर भी कितनी ललक है यहाँ आने की। सच, मायके का मोह कभी ख़त्म नहीं होता, एक खिंचाव रहता है ताउम्र। मैं तो अभी तक किसी बेटी की विदाई देखती हूँ तो अपनी विदाई याद करके आँखें भीग जाती हैं। काव्या अभी भी कॉर्नर की सीट पकड़े चुपचाप सी बैठी थी। मुझसे रहा नहीं गया, चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। क्या बात है, कुछ परेशानी है? नहीं दीदी, मुझसे नहीं कहेगी, इतनी पराई हो गई हूँ। ऐसे मत बोलो दीदी, आपसे तो मेरा नाता कभी नहीं टूट सकता। निकलती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकले। अब बोल, क्या बात है? दीदी बड़े उल्लास से आई थी यहाँ। स्टेशन पर पापा लेने आए, ऑटो का भाड़ा तक मुझसे दिलवाया। फिर आते ही जो भी पैसे राहुल ने दिए थे सब ले लिए। मैंने सोचा कि नहीं होंगे इसलिए, पर दूसरे ही दिन दोनों बहनों ने अपने लिए खूब शॉपिंग की, अनाप शनाप चीज़ों पर पैसे उड़ाए। मेरे मना करने पर गुस्सा हो गई। अब कल से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। पापा ने तो कह दिया है कि जैसे पहले तुम छोटी की पढ़ाई का खर्च उठाती थी और घर के खर्च और मेरी पॉकेट मनी मुझे हर महीने चाहिए, अब भी तुम ही सब खर्च उठाओ। राजी करो दामाद जी को। पापा की बात सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। दीदी क्या करूँ समझ नहीं आता। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वो फपक फपक कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी उससे क्या कहूँ। कुछ माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते बेटी का दर्द? इतना स्वार्थ कैसे आ जाता है उसके मन में?
जब तक वो इस घर में थी तब तक ट्यूशन और स्कूल करके अपने घर को आर्थिक मदद देती रही। अब तो उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो। पिस जाती हैं कुछ बेटियां मायके और ससुराल के दो पाटों के बीच। ऐसी बेटियां अगर मायके से विदा होते वक्त रोए नहीं तो उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बेटियों के भाग्य में विधाता ने मायके की सुखद स्मृतियां नहीं लिखी होती। मैंने काव्या को समझाया, काव्या तू इन सबको छोड़, अपनी नई जिंदगी की अच्छे से शुरुआत कर, किसी की टेंशन मत ले, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। काव्या मेरे गले लग गई, बोली थैंक यू दीदी, आपसे बात कर मन हल्का हो गया। और फिर मैं अपने घर और काव्या अपने घर चली गई। मैंने सोचा कुछ माँ बाप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। उनको बस अपना दिखता है, उनको अपने बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिखता। बेटी की शादी की पहले ही ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी अलग हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।